हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं 24 अप्रैल 2020 के बायोलॉजी क्यूज प्रतियोगिता का। दोस्तों, ये हमारे द्वितीय दौर के क्यूज प्रतियोगिता का अंतिम क्यूज था दोस्तों, जिसमें आपने अच्छी तरह से भागीदारी निभाई है। लेकिन दोस्तों, आपको जिस तरह से अंक आए हैं, मुझे लगता है कि आप हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं या फिर आप कहीं और से भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप में एक ललक होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होना चाहिए क्यूज के प्रति कि हम ही अच्छे नंबर लाएंगे और कोई नहीं ला सकता। ऐसा आपके अंदर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हो, यदि आप क्यूज में भागीदारी निभा रहे हो तो आपको लंबा समय मिला था और आप अच्छे से कर सकते थे और कमेंट कर सकते थे अच्छे और ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते थे। और आपने कई सारों ने तो वीडियो भगा भगा के देखा, जिसके कारण से उन्होंने गलती आंसर चूज किया है। कुछ क्या होता है कि क्वेश्चन टाइप करते समय त्रुटियां रह जाती है, जिसे मैं बोलकर अपनी वॉइस के माध्यम से यहाँ चेंज करता हूँ और अपनी त्रुटि को दूर करता हूँ क्वेश्चन बताते समय। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। जल्द ही तृतीय दौर की क्यूज प्रतियोगिता आएगी कुछ दिनों के बाद, और सभी विजेताओं को ये भी बता देते हैं कि आप निराश न होएं। सभी को आकर्षक इनाम जो हमने रखा है वो सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी प्रतिभागी हैं हमारे आसपास के क्षेत्र के ही हैं, तो एक दिन हम सभी को बुलाकर और अपने कोचिंग सेंटर पे, अपने संस्थान पे ही उनको पुरस्कृत करेंगे और आप सभी को वीडियो देखने को भी मिलेगा दोस्तों। शायद लाइव हो सकता है उस दिन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से हमारे चैनल पे तब तक पढ़ते रहिए ताकि आप तृतीय क्यूज प्रतियोगिता में जिस तरह की अभी पोजीशन है आपका वैसा नहीं रहे। ठीक है, बाकियों सब्जेक्ट में तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जीव विज्ञान भी एक महत्व रखता है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया था जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अब के सभी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लड्डू जैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हाँ बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर बहुत ही तेज़ है और बेरोज़गारी भी चरम पे है दोस्तों। और जनसंख्या आप देख ही रहे हैं, तो जिसमें क्षमता होगी दोस्तों वही तीर मारेगा, उन्हीं को जो है सफलता मिलेगी। ठीक है, यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो राजा बनने लायक है वही राजा बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। तो ऐसे आप भी सोच के चलिए, आप बड़े सपने देखिए और बड़ी बड़ी सपने के पीछे आप जो है दौड़िए, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। जो कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व होते हैं तो समझ जाइए कि आपने जो मेहनत किया है वो रंग ला रहा है। ठीक है, चलते हैं हम अब सारे क्वेश्चन को हल करते हुए बताएंगे, साथ में आज के विजेता को भी आपसे मिलवाएंगे। आप ही में से कोई 3 होंगे जो विजेता होंगे। आखिरकार उनको भी अच्छे मार्क नहीं आए हैं, फिर भी 3 विजेता तो मुझे बताना ही है। इसीलिए मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन हूबहू मैंने बताया है, क्वेश्चन बोल ही दिया है समझिए। तब पर भी आप नहीं देखते हैं और फिर क्यूज प्रतियोगिता में आते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो कि पिछले क्यूज प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड आए हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छे मार्क नहीं आए। सभी को मैं सभी का नाम मैं मार्क के साथ बताऊंगा कि उनको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कौन सा विकल्प सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट है कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। ठीक है, कोशिका की खोज
रॉबर्ट हुक ने की थी और सबसे पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेनहोक ने देखा था। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सही बोल रहा है कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है, विर्चो ने व्याख्या की कि कोशिका का निर्माण उनकी पूर्व कोशिका से होती है। ये बात भी सही है, ये ऑप्शन भी सही बोल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक ही कोशिका के भीतर करते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही बोल रहा है, बी भी सही बोल रहा है और सी भी सही बोल रहा है। इसका मतलब ए गलत बोल रहा है, हमको तो सही नहीं है, यानी गलती कौन बोल रहा है उसी को चूज करना था, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं की पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन मतलब कि पुरानी कोशिका के जगह पर नई कोशिका, ऐसा नहीं कि उनसे डिवाइड होके कोशिका, यहाँ बोला जा रहा है कि पुरानी कोशिका की पुनरुत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी हाँ पूर्व स्थित कोशिकाओं से, ये स्पष्ट लाइन है कि पहले की कोशिका से होगा। ये नहीं कि पहले की कोशिका के जगह पर ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिवीजन होता है और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है या फिर मल्टीपल डिवीजन भी होते हैं। ऑप्शन डी में आइए, ऑप्शन डी बोल रहा है अजैविक पदार्थ से, तो ये भी कोशिका बनने की नई बात जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही है, कौन सा विकल्प सही है को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए, सभी सजीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी, कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों के नए सिरे से होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनना था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो झिल्ली रहित होते हैं। ठीक है, उन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। यहाँ तक केंद्रक भी इनेक्ट होते हैं, नेक्ट होते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है सभी जीव की कोशिका में केंद्रक है, नहीं, सभी में नहीं भी होते हैं। जैसे कि आप आरबीसी की बात कर लो, वो भी जीवित कोशिकाएं पर उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब जंतु व पादप कोशिका में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, ये बात भी गलत है। पादप में तो होती है लेकिन जंतु में नहीं होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम द्वारा दिए गए कार्य को पहचानिए। मीसोसोम क्या कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति के निर्माण, सही है। कोशिका झिल्ली का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ये भी सही है। डीएनए प्रतिकृति में सहायक, यानी डीएनए रिप्लिकेशन में सहायक, ये भी सही है। और उपरोक्त में सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उपरोक्त में सभी ऑप्शन सही हैं, यानी सभी ऑप्शन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो मीजोसोम है उसके द्वारा किया गया कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, उन 2 कोशिकाओं के नाम बताएं जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जो दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं, उस कोशिकांग का नाम बताना है। दोस्तों मैंने सारे टॉपिक्स को
हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बताया है। दोनों ही लैंग्वेज में मैंने सारे टॉपिक्स को हल किया है। आप वीडियोस नहीं देखते हैं, जिसके कारण आप गलती आंसर दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चुनना है कि कौन दोनों, यानी हर एक ऑप्शन में दो दो नाम है, वही जोड़ा आपको चुनना है जिसके दोनों नाम जो हैं, दोनों ऑर्गेनेल्स दोहरी झिल्ली वाली हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया तो है डबल मेम्ब्रेनियस, लेकिन राइबोसोम नहीं है, इस पर कोई भी इन्वेलप नहीं होता है। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली वाली होती है और हरित लवक भी दोहरी झिल्ली वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पोलिसोम के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पोलिसोम के कार्य को बताएं। पोलिसोम के क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए, प्रोटीन सिंथेसिस, सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी, सामान्य पॉलीपेप्टाइड की बहुप्रतिलिपियों का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रोटीन संश्लेषण भी करता है और वही पॉलीसेकेराइड के बहुत सारे कॉपियों का भी निर्माण करता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप पोलिसोम की वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कोशिका झिल्ली वाली वीडियो में बहुत ही डीपली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोग पढ़े हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सेंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से हैं, टोनोप्लास्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टोनोप्लास्ट क्या है। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली। नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी, हरित लवक की आंतरिक झिल्ली। नहीं। पादप कोशिका की रसधानी पर पाए जाने वाले एकल झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, रसधानी के आउटर मोस्ट लेयर जो कि कवरेड होते हैं रसधानी, उसी को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो रसधानी वाली वीडियो अगर देखते आप तो ये क्वेश्चन एकदम से आसान है और आप सही टिक लगाते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित लक्षणों में से एक लक्षण हरित लवक को माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न करता है, यही विकल्प चुनिए। मतलब कौन ऐसा विकल्प है जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस को बताता है, अंतर को बताता है। तो ऑप्शन ए, झिल्ली का दोहरी सतह में उपस्थित। जी नहीं, दोनों में ही दोहरी झिल्ली होती है दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी, राइबोसोम की उपस्थिति। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है और हरित लवक में भी राइबोसोम है। ऑप्शन सी, थैलाक्वाइड की उपस्थिति। जी दोस्तों, ऑप्शन सी को देखिए, ये केवल और केवल हरित लवक में ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में थैलाक्वाइड नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? डीएनए की उपस्थिति। तो दोनों में ही सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पादप चालनी नलिका कोशिकाओं तथा अधिकांश स्तनी लाल रुधिर कणिकाओं में समान विशिष्ट लक्षण हैं। कहने का मतलब है कि वैस्कुलर प्लांट की सीव ट्यूब कोशिका और स्तनधारी यानी मेमल्स के आरबीसी में कौन ऐसे कॉमन लक्षण है, उनको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की अब्सेंटी। ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। और ऑप्शन सी,
हीमोग्लोबिन की उपस्थिति और ऑप्शन डी केंद्रक की अनुपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, स्तनधारी के आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है और पादप कोशिका की चालनी नलिका में भी केंद्रक नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपने यदि इसका गलत आंसर दिया है तो आपने केंद्रक वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आरेख माइटोकॉन्ड्रिया अनुदैर्ध्य काट में विभिन्न भागों को दर्शाता है। इसमें ए से ई तक संरचना को पहचानिए। यानी आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उसमें ए बी सी और डी क्या है उनको पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये जो ए है वो है बाह्य झिल्ली। तो यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह है भीतरी झिल्ली। तो दोस्तों ये सच में भीतरी झिल्ली को ही दिखा रहा है। और ऑप्शन सी में अधात्री को दिखा रहा है। देखिए आप, अधात्री को ही सी दिखा रहा है, यानी दोनों झिल्लियों के बाद जो अंतः झिल्ली के बीच का जगह होता है उसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स को दिखा रहा है, तो ये बात भी सही कह रहा है ये। ऑप्शन डी अंतः झिल्ली अवकाश, यानी दो झिल्लियों के बीच के जगह को जो बाह्य झिल्ली है और जो अंतः झिल्ली है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है के बीच के स्पेस को, बीच के स्थान को ही अंतः झिल्ली अवकाशिका कहते हैं। दोस्तों मैंने इसको सही करवाया था, झिल्ली करवाया था। पिछले टेस्ट में भी ये झिल्ली दिल्ली हो गया था और दिल्ली अभी जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है और ट्रेन भी नहीं चल रही है और ना ही एरोप्लेन मिलेगा आपको जाने के लिए। तो ऑप्शन ई की बात कर लेते हैं। और जब आप सोच सकते हैं कि सारी बातें सही निकली तो अंतिम बात भी सही ही होगा। नहीं भी आप सोच पा रहे हैं तो चलिए देख ही लेते हैं। ऑप्शन ई कह रहा है, सॉरी, ऑप्शन ए में ई के बारे में क्या कह रहा है कि ई जो है क्रिस्टी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखिए अंतः झिल्ली जो है एक मतलब मेम्ब्रेन इसका इस तरह से अंतः जो झिल्ली है वो मैट्रिक्स में धसी हुई है, उंगली जैसी संरचना, इसे ही हम क्रिस्टी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही बोल रहा है। बाकी आप मिला सकते हैं ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को। कुछ ना कुछ अंतर आपको दिख ही जाएगा। आप देखिए यहाँ कह रहा है कि ऑप्शन डी क्रिस्टी है, लेकिन नहीं, सॉरी, डी को इंडिकेट कर रहा है क्रिस्टी, लेकिन आप यहाँ देख लिए कि ई क्रिस्टी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सी को क्रिस्टी कह रहा है, जबकि सी क्या है, मैट्रिक्स। इस तरह से सारे ए ऑप्शन को छोड़कर बी सी डी गलत बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे इसके एंजाइमिक एक्शन और इसके जो है कार्य करने की क्षमता और जगह बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है और अच्छे तरह से ये अपना कार्य कर पाते हैं दोस्तों। और बाकी के ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन बी सतही क्षेत्रफल कम करती है, ये गलत है। इनमें तरल भरा होता है, जी नहीं दोस्तों, क्रिस्टी में क्या तरल, वो तो सेलुलर स्पेस के बीच है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्नी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, वर्नी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में पाए जाने वाले फैट सोल्यूबल क्रोमोप्लास्ट के बारे में
पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्रोमोप्लास्ट में पाए जाने वाला वसा विलेय यानी फैट सोल्यूबल पिगमेंट क्या कहलाता है? तो दोस्तों फैट सोल्यूबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड कहलाता है, कैरोटिनॉइड कहलाता है, कैरोटिनॉइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 रंगहीन लवक कहलाता है। रंगहीन लवक को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रंगहीन यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि हरित लवक की स्ट्रोमा में उपस्थित चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना कहलाती है। तो हरित लवक की स्ट्रोमा में उपस्थित चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए थैलाक्वाइड, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी मेसोफिल सेल, ऑप्शन डी स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज राइट, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड ही इसका सही आंसर होगा। अगर ये कोई क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें थैलाक्वाइड के बंडल पाए जाते हैं। और एक अगर सिक्का की जो हम मान लेते हैं कि सिक्का को हमने गेंठ के रख दिया और एक सिक्का को उठाएं तो वही थैलाक्वाइड है। समझिए इस ग्रेनम का, एक ग्रेनम का अगर एक इकाई की बात करें तो वही थैलाक्वाइड है। और ये थैली जैसी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की पिठिका यानी स्ट्रोमा में उपस्थित एंजाइम किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के लिए भी है, प्रोटीन के लिए भी है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कह रहा है? असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना है। स्ट्रोमा लेमेली ग्रेना को आपस में जोड़ती है, ग्रेना को आपस में जोड़ती है। बोल रहा है कि असत्य युग्म को चयन कीजिए। और ऑप्शन ए बोल रहा है स्ट्रोमा लेमेली ग्रेना को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी थैलाक्वाइड ग्रेना की एकल इकाई है। ऑप्शन सी हरित लवक की स्ट्रोमा में लघु द्विलरीय डीएनए उपस्थित होता है यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है। और ऑप्शन डी हरित लवक के राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसमें 70S नहीं 80S नहीं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए आरेख में सेंट्रोसोम की आंतरिक संरचना दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रोसोम की आंतरिक संरचना को दर्शाई गई है। इसमें ए बी सी और डी को पहचानना है दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ए क्या बता रहा है, बी ऑप्शन में भी देख लीजिएगा, सी में भी देख लीजिएगा और डी में भी देख लीजिएगा। आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जब आप वीडियो देखते तो ये क्वेश्चन आपको सबसे इजी क्वेश्चन लगता दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी मिला लीजिए, सी सही होगा। ए बोल रहा है जीव द्रव्य झिल्ली। तो आप देखिए ए कहाँ पे है, ए बाहरी मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, जीव द्रव्य झिल्ली।
और ऑप्शन बी किसको दिखा रहा है, अंतर्द्वारिक सेतु। ऑप्शन बी क्या दिखा रहा है कि ये सूक्ष्म नलिका और ये सूक्ष्म नलिका को जोड़ने वाली लाइन को दिखा रहा है। ऑप्शन बी ये बी जो इंडिकेट है वो इसी को दिखा रहा है, तो अंतर्द्वारिक सेतु। और ऑप्शन सी क्या दिखा रहा है, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। ये देखिए केंद्रीय सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स को दिखा रहा है। और ऑप्शन डी अरिय दंड, ये देखिए ऑप्शन डी अरिय दंड को ही दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रक के बारे में सत्य है। केंद्रक वाली वीडियो मैंने जब क्वेश्चन भी पढ़ाया था, बताया था कि उसके लिए, तब भी आपको कह दिया था कि हो सके तो आप वीडियोस देख लें। तो ये तो एक तरह की चीटिंग होती, लेकिन आपको समय मिला हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रक के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, सही बात है। ऑप्शन सी, फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन के बारे में बताया, ये भी सही है। केंद्रक एक गोलाकार सिस्टम होता है जो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा था केंद्रिका, है कि नहीं। ऑप्शन सी में यहाँ कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसमें मैंने कहा ये केंद्रक नहीं केंद्रिका पढ़ेंगे आप। तो केंद्रिका एक गोलाकार सिस्टम होता है जो कि केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। यानी कुल मिला के ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी सभी सही बोल रहे हैं केंद्रक के बारे में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा रंजित होते हैं, किसके द्वारा रंजित होते हैं। तो दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। तो रंगने वाली पदार्थ क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन में पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और वो क्षारीय रंजित होते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय रंग के। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब वो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं क्रोमैटिन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्यूज प्रतियोगिता में जिन जिन लोगों ने भाग लिया है उनका नाम मैं अभी बताना चाहूँगा, या चलिए लास्ट में बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, केंद्रक की संरचना के अध्ययन के लिए कोशिका सबसे उत्तम होती है। मतलब कौन सी अवस्था में कोशिका को देखें तो सारी संरचनाएं स्पष्ट दिख जाएगी। तो दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि हम सेल डिवीज़न वाली वीडियो में सारी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक अवस्था की चर्चा हमने कर दिया था, वो है अंतरावस्था, इंटरफेज। तो इंटरफेज में ही क्या होते हैं कि कोशिका के केंद्रक डिवीज़न नहीं किए रहते हैं, जिससे केंद्रक मेम्ब्रेन भी सुरक्षित रहता है। केंद्रक के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, क्रोमैटिन भी है, और सारे जो है केंद्रक के बारे में अगर अध्ययन करना है आपको तो स्पष्ट जानकारी इसी अवस्था में होगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है, जिसमें केंद्रक की कमी होती है वे कोशिकाएं हैं। अब आपको ऐसे ऑप्शन चुनना है जिनमें आपको बता रहा हो कि उसके अंदर केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, स्तनधारी जीव की रक्ताणु यानी आरबीसी की बात कर रहा है कि जीवधारियों की आरबीसी में स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी पौधों में चालनी नलिका, इनमें भी केंद्रक नहीं होते, ये ऑप्शन भी सही है। देखिए यही बातों से 3 क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। ये 2 लाइन की बात थी और उससे 2-3 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, और ये मैंने नहीं बना दिया है, कई बार पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जामों में। तो खासकर नीट में तो ये पूछे ही गए हैं। ऑप्शन सी, स्तनधारी जीवों की WBC। देखिए दोस्तों यहाँ पर
स्तनधारी जीवों की WBC ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों। तो यहाँ पर WBC में तो केंद्रक होता ही है, और ये मैंने बताया था एमोवाइड होते हैं, अमीबा जैसे आकार बदलते रहते हैं, इसके केंद्रक पालीवत होते हैं, तो केंद्रक तो है, लेकिन केंद्रक की कमी वाला ऑप्शन चुनना है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, असत्य युग्म चुनिए। ये जो पेयर्स बने हुए हैं वो कौन सा पेयर्स फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, सही बात है। सेंट्रोमियर था, सेंटमियर लिखा गया, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, हो जाती है टाइपिंग करते समय मिस्टेक। तो ऑप्शन बी है सेंट्रोमियर प्राथमिक संकीर्ण, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी काइनेटोकोर बिंदु आकार संरचना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों 4 प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए चित्र गुणसूत्र को दर्शाता है। संरचनाएं ए बी तथा गुणसूत्र के प्रकार को पहचानिए। आप पहले प्रकार को ही पहचान लीजिए दोस्तों। आपको लग रहा है दोनों ही आर्म, एक गुणसूत्र के क्रोमोसोम के दोनों ही आर्म, ये और ये दोनों को देख लीजिए, समान लेंथ के लग रहे होंगे, और इसके सेंट्रोमियर बीच में है। इसका मतलब ये मेटासेंट्रिक है, मध्य केंद्री है। तो मध्य केंद्री यानी ये गुणसूत्र कैसा है, मध्य केंद्री। आप केवल इसको पहचान के आंसर टिक करते, क्योंकि मध्य केंद्री और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। और ये पहली बार का संकीर्ण है, यहाँ पर पहली संकीर्ण है, ये दूसरी संकीर्ण है इंड पर, ठीक है। तो ये संकीर्ण को बी दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बी जो हो जाएगा द्वितीयक संकीर्ण, और ए यहाँ पर सैटेलाइट की तरह इसी जो है क्रोमोसोम का छोटा सा आर्म दिखता है, उसे ही हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके RBC में पाए जाते हैं। यहाँ पर केंद्रक मिसिंग था, मैंने आपको बता भी दिया था कि यहाँ केंद्रक की बात हो रही है। तो केंद्रक वाली वीडियो देखने से ही आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऊंट, लामा, मनुष्य, ए व बी दोनों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऊंट और लामा दोनों के RBC में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इन सब की बात नहीं करते। यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, कई आदमी PPLO भी लिखते हैं, तो उनका भी सही जाएगा, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा स्पष्ट रूप से सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, और सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका, साइनोबैक्टीरिया तो एक बैक्टीरिया है, इसके 3 से 5 माइक्रोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर
28 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों, जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, जीवन की उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है। तो यहाँ पर कोशिका सही आंसर हो जाएगा। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो उत्तक यानी टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो शरीर ऑर्गेन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते मतलब कि ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर शरीर बनाते हैं। दोस्तों, कम से कम 5 तो होते ही हैं, ठीक है। और मस्तिष्क एक बॉडी का हिस्सा है दोस्तों। तो इस तरह से 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा इस क्यूज प्रतियोगिता का विनर कौन है, कौन कौन से बच्चे अच्छे जवाब दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको फर्स्ट विजेता से। इनसे मिलिए दोस्तों, ये है सौरभ चौधरी, दरभंगा जिला के मुड़िया गांव के रहने वाले हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, और इन्होंने अभी तक कुल मिला के 4 क्यूज प्रतियोगिता में अपनी जो है स्थान बनाया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इनके जज्बात को, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है दोस्तों, और इनको इस क्यूज में 26/30 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसे 26 नंबर आया है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 13 एंड 14 और 27 इन सभी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने किसी प्रकार से गलत कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्यूज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इन्होंने सबसे तेज जवाब दिया है। उसके बाद संदीप कुमार ने तेज जवाब दिया है, परंतु उनका काफ़ी गलत है दोस्तों। उनको आया है 12 मार्क, मात्र 12 मार्क आया हुआ है। मैं सभी का मार्क भी बताऊंगा, ठीक है। चलते हम अब आपको दिखाते हैं इस क्यूज प्रतियोगिता के नेक्स्ट विनर को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट विनर है चंदा कुमारी। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पहले भी बायोलॉजी के क्यूज प्रतियोगिता में सेकेंड स्थान प्राप्त किया था, और इस क्यूज में भी सेकेंड स्थान ही प्राप्त करती हैं चंदा कुमारी, और ये भी दरभंगा की मुड़िया गांव निवासी हैं। इनको कुल मिला के 16 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 16/30, 30 में 16 अंक प्राप्त किए हैं, और इनको और भी अंक लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पता नहीं, शायद इन्होंने वीडियो ठीक से नहीं देखा होगा, या फिर कुछ त्रुटि रही होगी, जिसके वजह से इनको मार्क कम आया है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके मार्क्स कम आने का एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने वीडियो नहीं देखा है। मैं बार बार अपील किया था क्यूज के समय में भी कि आप वीडियो देखिए, लेकिन आपने नहीं देखा, और इसका परिणाम जो है क्यूज में देखने को मिला। अगर आप तृतीय दौर की क्यूज प्रतियोगिता में जगह बनाना चाहते हैं, आप अपनी जो है प्राइज जीत कर खुद को एक अच्छा फीलिंग करा सकते हैं इस लॉकडाउन में, जो कि बहुत ही उदासी छाया हुआ है सभी के मन में। तो एक खुशी मिलेगी आपको विजेता होने के बाद, कि घर बैठे भी आप काम कर रहे हैं, हमको भी खुशी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इनके ही जैसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने 16 अंक प्राप्त किए हैं, परंतु क्या है कि उन्होंने लेट से, इनसे पहले नहीं इनके बाद कमेंट किया है दोस्तों, जिसके कारण से चंदा कुमारी को ही सेकंड विनर घोषित किया जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस क्यूज प्रतियोगिता के तृतीय विनर है नासरीन परवीन। ये भी दरभंगा मुड़िया निवासी है, दरभंगा की मुड़िया गांव की रहने वाली है। इनको 16 अंक प्राप्त हुए हैं, और इन्होंने चंदा राज से
स्लो कमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बता दें, इन्होंने भी 2 से 3 क्यूज़ में अपना जगह बनाया है दोस्तों। तो आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने सारी वीडियो देखा है, हमारी बात होती है इनसे, जब ये विनर होते हैं तो इनसे फ़ोटो मांगते हैं और इनकी एड्रेस पूछते हैं, तो जो है सारी बात की जानकारी मिलती है। और इन सभी को चूँकि ये सभी मुड़िया निवासी हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो इनको लॉकडाउन के बाद हमारे कोचिंग संस्थान पे बुलाकर इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। एक ही हमारे भाई हैं जो कि पटना से हैं, तो उनको हम उनके डाक पता पर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर काजल कुमारी हैं जो कि प्रियंका कुमारी के नाम के आईडी से कमेंट किया है। उनको भी 16 अंक आए हैं, लेकिन उन्होंने जो है नासरीन परवीन से फास्ट कमेंट नहीं किया। कुछ ही कमेंट के से ये पीछे रह गई नासरीन से। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे क्यूज प्रतियोगिता की अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सभी प्रतिभागियों का नाम बताना चाहूँगा। जी हाँ, संदीप संगम जो कि बहुत ही तेज़ आंसर कर रहे थे शुरुआत में, और ये दूसरे ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने फास्ट कमेंट किया था। सबसे फास्ट सौरभ का था, उसके बाद फास्ट कमेंट जो है संदीप का हुआ, क्योंकि फास्ट तो यही चल ही रहे थे, लेकिन लास्ट में जो है सौरभ ने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया और संदीप ने बाद में किया। जी हाँ दोस्तों, संदीप को आए हैं 12 अंक। अनीश कुमार को आए हैं 10 अंक। सुरेंद्र कुमार को 10 अंक। ठीक है दोस्तों। प्रदीप को आए हैं 15, बबलू 0, राहुल 6, राहुल को 6 नंबर आए हैं, और कन्हैया को 8 नंबर आए हैं। ये बहुत ही फास्ट कमेंट कर रहे थे और इन्होंने फास्ट करने में तीसरा रैंक रखा है दोस्तों। इन्होंने मतलब फास्ट कर रहे थे, तीसरे नंबर का फास्टेस्ट कमेंटर है। ठीक है। और अब आते हैं गुंजा कुमारी 14 अंक लाती है, जो कि हमारे कोचिंग के 9th क्लास में पढ़ रही थी, इस बार 10th क्लास की स्टूडेंट है। चंदाराज 16 अंक, ये भी हमारी कोचिंग की ही हैं और ये इस क्यूज़ की द्वितीय विजेता है। और किशन कुमार, इनको आते हैं 11 मार्क। खुशी कुमारी, इनको आते हैं 13 मार्क, ये भी हमारी कोचिंग की छात्रा है। उमेश कुमार, इनको आते हैं 15 अंक। और उमेश कुमार के बारे में बता दें, इन्होंने कई सारी क्यूज़ प्रतियोगिता में अपना स्थान रखा है, कम से कम 3 प्राइज इन्होंने जीता है दोस्तों। और सभी से बता दें कि इनके क्यूज़ का जो विनर है उनको निराश नहीं होना है, उनके यहाँ हम पहुँचा देंगे लॉकडाउन के बाद उनका जो भी उपहार होगा। लेकिन यदि ये आ सकेंगे तो इनको हम कोचिंग पर ही पुरस्कृत करेंगे दोस्तों। अब है नासरीन परवीन, जिन्होंने 16 अंक प्राप्त किए हैं और ये इस क्यूज़ प्रतियोगिता की 3rd विनर है। और नेक्स्ट काजल कुमारी है, इनको भी 16 अंक आए हैं, लेकिन इन्होंने स्लो कमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे क्यूज़ प्रतियोगिता में भागीदारी आपकी अच्छी रही है। अब हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से हैं कि फ्लैजिला की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, सीलिया और फ्लैजिला की जवाब देते हैं, और ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था इस क्यूज प्रतियोगिता का कि फ्लैजिला की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, कैसी होती है, उसका अरेंजमेंट बताना था। तो ये 9+2 का होता है, यानी 9 गो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती है और 2 क्या होती है, सेंटर में पाए जाने वाली नलिकाएं होती है। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। आपको इसी तरह की आपको जो है एक क्वेश्चन मिला होगा सेंट्रियोल वाला। तो इस तरह से आपने क्यूज में भागीदारी निभाई और सारे
क्वेश्चन के आंसर आपने दिए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आप अगले तृतीय दौर की क्यूज प्रतियोगिता जिसका जो है नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे कुछ ही दिनों में, तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए। उसमें यदि आपको अच्छे नंबर लाने का मन है, अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी विनर हो और उपहार जीते घर बैठे, तो आपको क्या करना है कि सारी वीडियोस आपको देखते ही रहना है। और साथ ही 10th और 9th के बच्चों को बता दे कि आपके लिए क्लास स्टार्ट हो गया है। रोज़ बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ के रेगुलर क्वेश्चन भी आएंगे और साथ में पढ़ाई का वीडियो भी डाला जाएगा। और 11th-12th के जो बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस के अनुसार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और आने वाली क्यूज़ प्रतियोगिता में भागीदारी जो है अपनी अच्छी रखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज की क्यूज़ से हम विदा लेते हैं और आपसे फिर से अपील है कि वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस ने दम नहीं तोड़ा है। अभी ये बहुत लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं बने तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर से अपील है कि आप वीडियोज़ को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।